हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्मार्ट सी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है और इसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। और ग्रामर सिलेबस जो है बहुत ही अच्छा सिलेबस है, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझोगे एग्जाम में एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। और ग्रामर सिलेबस के अंतर्गत आपके 4 चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, यानी कि जिसमें पहला होता है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट, दूसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशन, और तीसरा होता है सिंथेसिस, और चौथा होता है आपका सिंटैक्स। तो इस समय जो टॉपिक चल रहा है वो चौथा टॉपिक चल रहा है आपका सिंटैक्स। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है। मैं मानता हूं कि आपके एग्जाम में 2 नंबर का आता है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत कुछ याद करना पड़ेगा। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि एग्जाम में ये 2 नंबर का आता है, लेकिन आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों कि आफ्टर इंटरमीडिएट, यानी कि इंटरमीडिएट के बाद जब तुम किसी कंपटीशन में बैठोगे तो आपको उस कंपटीशन के पेपर में आपको सिंटैक्स ही देखने को मिलेगा, क्योंकि सिंटैक्स एक ऐसा टॉपिक है जो कॉम्पिटिशन लेवल पर बहुत ज़्यादा आता है। इसलिए आपको इसको बहुत ही अच्छी तरह समझना है ताकि उस समय आपको बहुत फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, हमने आपको बताया था कि इसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे और ग्रामर सिलेबस जो बहुत ही अच्छा सिलेबस है और इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। इस समय जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक चल रहा है आपका चौथा टॉपिक चल रहा है सिंटैक्स, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं वाक्यों को शुद्ध करना। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और अभी हमने आपको बताया था कि कंपटीशन लेवल की जितने भी परीक्षाएं होती हैं उन सब में ये बहुत ज़्यादा आता है। तो मान लीजिए इंटरमीडिएट में 2 नंबर का आता है, लेकिन आपको फ्यूचर के बेस से इसको बहुत ही अच्छी तरह समझना है। यदि आपने अब इसको ध्यान से समझ लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी जो पढ़ाई है वो कहीं भी बेकार नहीं जाएगी। ठीक है, तो देखो नोट में कुछ लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। यानी कि वाक्यों में कुछ गलतियां दी होती हैं और उन गलतियों को सही करना सिंटैक्स कहलाता है। तो देखो, हमने आपको बताया था कि सिंटैक्स को समझने के छोटे बड़े हमारे 11 तरीके होते हैं और इन 11 तरीकों को हमें बहुत ही अच्छी तरह समझना है। अब तक आपके 6 टॉपिक समाप्त हो चुके हैं जिसमें से, और 7वां टॉपिक आपका चल रहा है और 7वें टॉपिक का हम एक पार्ट आपको प्रोवाइड कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम इसका दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे और टॉपिक का नाम है सिंटैक्स ऑफ टेंस। तो इस टॉपिक को आप पहले से भली बात ही जानते होंगे, क्यों नहीं, क्योंकि अब तक आपने बहुत सारे टेंस पढ़े होंगे। क्योंकि जैसे जैसे बच्चा समझदार होता जाता है तो वो सबसे पहले उसको टेंस ही बताए जाते हैं और टेंस एक ऐसा टॉपिक है ग्रामर का जिसको आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आसानी से समझ में आ जाती हैं और बच्चों को अच्छा भी लगता है। इस तरह से इस टॉपिक को सबसे पहले रखा जाता है। ठीक है, वैसे सारी चीज़ें ही समझनी चाहिए, लेकिन जो बच्चा जिसको ज़्यादा लाइक करता है वो होता है आपका टेंस। ठीक है, तो इसको काफ़ी अच्छी तरह से आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जानते हुए भी उनसे हम इग्नोर रह जाते हैं, अनजान रह जाते हैं। तो उन चीज़ों को इसमें डिस्कस किया जाएगा और बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। हमारा तरीका आपको पता ही है, पहले हम रूल लिखवाते हैं और रूल के बाद हम उसके एग्जाम्पल को बताते हैं, जिससे कि रूल के बेस पर आप उसको बहुत ही आसानी से करेक्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, रूल नंबर 1 देख लेते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखो, टेंस आपने पढ़े होंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही बात है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो असर्टिव सेंटेंस होता है, साधारण वाक्य जो होता है, उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक, सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो या बहुवचन, ये बात भी बढ़िया है। यानी कि चाहे उसमें सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको अगर वाक्य साधारण है तो आपको उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगानी है। ये नहीं देखना है कि एक वचन है या बहुवचन है, ऐसा कुछ नहीं देखना है और आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। आगे देखिए, लेकिन जब HV डिड का प्रयोग हो, यानी कि जब वाक्य में क्या आ जाए, डिड आ जाए, प्रयोग किया जाता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है।
तो देखो ये बात भी आपको समझनी है कि जब वाक्य में हम डिड का प्रयोग करते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों में हम डिड एचवी का प्रयोग करते हैं, तो जब वाक्य में हम डिड का प्रयोग करते हैं तो फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती है, तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। और मैं आपको बता देता हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट ये दो ऐसे टेंस हैं जिनको बड़े ध्यान से आपको समझना है। यदि आपने इनको ध्यान से समझ लिया, मैं गारंटी देता हूं कि बाकी टेंस तो समझ में आपके आ ही जाएंगे। ठीक, इंटेरोगेटिव में डिड का प्रयोग शुरू में करते हैं, यानी कि जब इंट्रोगेटिव वाक्य होते हैं तो उनमें जो डिड को हम लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, उसको हम शुरू में लगाते हैं, तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मैं आपको अभी बता चुका हूं कि जब हम डिड का प्रयोग करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और जब डिड का प्रयोग नहीं होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये बहुत ही अच्छी बात है समझने की, जो मैं अब बताने जा रहा हूं। अक्सर इसके वाक्य एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी कि जैसे कि आप सन 2022 में एग्जाम दोगे तो ऐसे वाक्य आपको मिल सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हु या नेवर के साथ, यानी कि वाक्य में जो हु आ जाता है या फिर नेवर आता है तो इनके साथ क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अक्सर जब इंट्रोगेटिव वर्ड आता है तो उसके साथ एचवी भी आती है, ये तो आपको पता है जनरली, लेकिन हु एक ऐसा इंट्रोगेटिव वर्ड है जिसके साथ एचवी नहीं आती है, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और क्या, कौन सा है एक और दूसरा वर्ड क्या है आपका, नेवर। नेवर के साथ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है। ये 2-3 बातें हैं इस रूल में, आपके इन बातों को बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखना है। बातें आपने समझ ली होंगी। एग्जाम्पल देखते हैं ताकि सारी चीज क्लियर हो सके। ही डिड गो टू द स्कूल, ही डिड गो टू द स्कूल। तो देखो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, बिल्कुल गलत है। तो वैसे हमने बताया था आपको कि जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें डिड का प्रयोग तो होता ही नहीं है, तो इसको भी यहाँ से हम कट कर देंगे। और जब इसको कट करेंगे तो ये कौन सी हो जाएगी, ये भी आपकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी। तो गो की क्या हो जाएगी, वेंट। ठीक, बहुत ही आसानी से करेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। सेकंड देख लेते हैं, आई डिड नॉट बॉट द पेन। तो देखो डिड नॉट के साथ हमने बताया था क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो क्या आएगी यहाँ पर आपकी, बाई। तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, हु डिड राइट ए लेटर। हमने आपको बताया था कि डिड के हु के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, हु के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, डिड का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो ये आपकी रोट फर्स्ट, रिटन राइट फर्स्ट है, तो इसकी सेकंड होगी रोट, WROTE। ठीक, इस तरह से बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं हम। हु रोट ए लेटर, बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मोहन प्लेस द मैच यस्टरडे। देखो यस्टरडे शब्द आ गया, तो यस्टरडे शब्द हमको दिखाता है पास्ट, यानी कि हमें ये पास्ट टेंस में बनाना है, और हमने यहाँ एस लगा दिया है तो प्रेजेंट में है ये, तो यहाँ हम क्या करेंगे, हाँ हमको पास्ट करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यदि आपने इस फर्स्ट रूल को ध्यान से समझ लिया तो जो मैंने 4 सेंटेंस आपको बताए हैं इनको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और 4 क्या, कितने भी वाक्य आ जाएं, यदि आपने इन बातों को ध्यान रख लिया तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरा रूल देख लेते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है, जब एक साथ 2 वाक्य दिए हों। बहुत ही अच्छा रूल है, कई बार एग्जाम में इसके वाक्य आ चुके हैं, हो सकता है कि सन 2022 में भी देखने को मिले, इसलिए आप बहुत ही अच्छी तरह से इसको याद रखोगे। जब एक साथ 2 वाक्य दिए हों तथा उनके बीच में बिफोर या फिर क्या दिया हो, आफ्टर दिया हो। समझ गए होंगे आप, जब 2 वाक्य एक साथ दिए हैं और उनके बीच में बिफोर या आफ्टर दिया है तो इसकी 2 कंडीशन होती हैं। दोनों कंडीशनों को यहाँ पढ़ के बताऊंगा, फिर बाई फेस बताऊंगा, जिससे कि समझ में अच्छी तरह से आ सके। दिया हो तो एक वाक्य पास्ट इंडेफिनिट, समझ गए होंगे। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, वर्ब प्लस सेकंड फॉर्म से बनाते हैं।
बनता है, तथा दूसरा वाक्य पास्ट परफेक्ट किससे बनता है? पास्ट परफेक्ट, यानी कह सकते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। तो बात समझ गए होंगे कि जब एक साथ दो वाक्य दिए हों तो उसमें एक वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनता है, दूसरा वाक्य आपका पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। कब? जब दो वाक्यों के बीच में आफ्टर या बिफोर दिया हो। दूसरी बात इसमें एक और याद रखनी है आपको, यदि एक वाक्य फ्यूचर परफेक्ट में हो, यदि एक वाक्य फ्यूचर परफेक्ट में हो, किस में हो? फ्यूचर परफेक्ट में, तो दूसरा वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। किस में बनता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। यानी कहा जाए कि यदि एक वाक्य में विल हैव या फिर शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, विल हैव या शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, तो फिर हम उसमें दूसरा वाक्य जो है उसमें हम वर्ब प्लस एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। तो बात समझ गए होंगे आप कि एक वाक्य किसमें बना? फ्यूचर परफेक्ट में, तो दूसरा किसमें बना? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यदि एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो दूसरा किसमें बन जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट में। तो दोनों बातें क्लियर हैं। यानी कि कब होगा ये आपका? जब होगा जब वाक्य में बिफोर या आफ्टर दिया होगा। तो दूसरा रूल आप समझ चुके होंगे बहुत ही अच्छी तरह से। इनके वाक्यों को देख लेते हैं। द पेशेंट, देखो यहाँ पर हैड दिया हुआ है, ये थोड़ा रफ हो गया है, ठीक। द पेशेंट हैड डाइड, तो देखो हमको क्या दिखाई दे रहा है? हैड डाइड, यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ चुकी है। तो दूसरा वाक्य किससे बनेगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनेगा, ठीक, समझ गए होंगे आप। बिफोर द डॉक्टर, सेकंड फॉर्म कम की क्या होगी? केम हो जाएगी। अगर ऐसा होता कि यहाँ पर आपका ये सेकंड फॉर्म दिया होता और यहाँ पर वो आपको लिख देता हैज, वहाँ सेकंड फॉर्म दी हुई है या हैज लिख दिया है, तो आपको समझ लेना है कि यहाँ सेकंड फॉर्म दिया है, तो ये वाला वाक्य हमारा किससे बनेगा? हैड से बनेगा, ठीक है। बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। द मदर विल हैव कुक्ड द फूड, तो किससे हो गया? विल हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से हो गया ये, ठीक, क्लियर है यहाँ तक। तो दूसरा किस में बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। किस में बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो देख लेते हैं, बिफोर आ गया द फादर और इसमें रीच्ड आ रहा है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? वर्ब में एस से ई एस आती है, तो आपको पता होगा अच्छी तरह से। तो REACHS लगा देंगे इसमें। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ आपको रूल को याद रखना है। मैं गाइड देता हूं कि यदि आपने मेरे रूल को ध्यान से पढ़ लिया तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक। रूल नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। नॉट हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है, इस बात को ध्यान रखना है बहुत ही अच्छी तरह से कि नॉट जो आता है वो मेन वर्ब से पहले आता है। यदि वाक्य में एक से अधिक शब्दों की एचवी दी हो, वाक्य में एक से अधिक शब्दों की एचवी, जैसे विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, इस तरह से एक से अधिक शब्द आ जाए एचवी में, तो उस कंडीशन में क्या होता है? तो एक शब्द एचवी का कार्य करता है, तो उसमें जो हम एचवी मानते हैं एक शब्द को ही मानते हैं, बाकी शब्दों को एमबी में जोड़ देते हैं। बहुत ही अच्छा रूल है और अक्सर इसके भी वाक्य आ जाते हैं, तो बड़े ध्यान से समझना है इसको। तो देखिए मैंने आपको बताया कि जब वाक्य में एक से अधिक शब्दों की एचवी आ जाती है तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है कि एक शब्द को ही एचवी मानना है। तो देखो एग्जाम्पल है, इनको देख लेते हैं। जैसे राहुल विल बी नॉट रीडिंग द रामायण, आप देख रहे हो बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन हमने आपको बताया था कि जब वाक्य में एक से अधिक शब्दों की एचवी, यानी विल भी आपकी क्या है? एचवी, और नॉट फिर जब यहाँ है, तो हमने बताया था कि जब वाक्य में एक से अधिक शब्दों की एचवी हो तो एक शब्द को ही एचवी मानते हैं, यानी केवल विल को ही हम एचवी मानेंगे। जब विल को एचवी मानेंगे तो नॉट कहाँ लगाएंगे? हम विल के बाद ही लगाएंगे, ये नॉट आपका यहाँ नहीं रहेगा। तो ये हो जाएगा राहुल विल नॉट बी रीडिंग द रामायण। बात समझ गए होंगे आप। यानी कि जैसे विल भी हमारी एचवी है और हमने बताया था कि एक शब्द को एचवी मानते हैं, जब एक शब्द को एचवी मानेंगे तो नॉट यहाँ नहीं आएगा, नॉट आपका यहाँ आएगा विल के बाद। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। हैव बीन बॉयज प्लेइंग द मैच सिंस मॉर्निंग, तो देखो ये हमारी पूरी एचवी हैव बीन शुरू में लगा दी है, जबकि हमने बताया था कि एक शब्द को एचवी मानते हैं। तो एचवी क्या है हमारी इसमें? हैव को मान लिया, बीन बच गया, और हमने देखो यहाँ लिखा हुआ है
एक शब्द को एक शब्द एचवी का कार्य करता है, बाकी शब्दों को एमबी में जोड़ देते हैं। तो जो आपका बीन बच गया है वो कहाँ जाएगा, एमबी में जोड़ जाएगा। तो कहाँ पे आ जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा, प्लेइंग से पहले आ जाएगा। ठीक समझ गए होंगे, और यहाँ से आपका कट जाएगा। तो ये वाक्य हो जाएगा आपका हैव बॉयज बीन प्लेइंग पूरा सेम। ठीक, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक, अगला रूल देख लेते हैं, रूल नंबर 4। बहुत ही अच्छा रूल है। वाक्य में थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म पहचानने का सरल तरीका है। यानी कि अक्सर मैंने देखा है कि विद्यार्थी ये नहीं पहचान पाते हैं कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है या फिर थर्ड फॉर्म है। उनको ईडी दिखाई दी वर्ब में, यानी कि दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया कि ये आ गया प्लेड, बस। कोई बोल रहा है ये थर्ड फॉर्म है, कोई कह रहा है ये सेकंड फॉर्म है। मतलब बहुत से विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर ये थर्ड फॉर्म है, क्योंकि उनके दिमाग में क्या है, ईडी आ गया तो थर्ड फॉर्म हो गई। कुछ समझ रहे हैं कि ईडी आ गया तो सेकंड फॉर्म हो गई। लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आपने इस बात को ध्यान से समझ लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप सेकंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म को बहुत ही आसानी से पहचान लिया करोगे, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, यदि वर्ब एचवी के साथ है, जो हमारी वर्ब है प्ले, मान लीजिए प्ले है, बहुत सारी वर्ब होती हैं, अगर वो एचवी के साथ आ रही हैं, किसके साथ आ रही हैं, एचवी के साथ में आ रही है वर्ब, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्या होगी, वो थर्ड फॉर्म होगी। यदि एचवी उसके साथ में है, आजू बाजू है कोई बात नहीं, लेकिन उस वाक्य में एचवी है आपकी, और उसमें आपकी जो वर्ब की कंडीशन है वो सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म जैसी है, तो उस कंडीशन में आप बहुत ही आसानी से कह सकते हैं कि वो थर्ड फॉर्म है। यदि बिना एचवी के है तो वह वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और उसके साथ में एचवी नहीं है तो आंख बंद करके कह देना कि यह वर्ब की सेकंड फॉर्म है। देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोहन हैड प्लेड द मैच। मैं आपसे कहूँ बताओ ये कौन सी वर्ब है, तो आप क्या कहोगे, आप इसे देखोगे, ये क्या है, हैड, और हैड क्या होती है, एचवी, और जब एचवी साथ में है तो क्या हो जाएगी, ये वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। ऐसे ही मैं इसे देखता हूँ, मोहन प्लेड द मैच, तो ईडी आ रही है, क्या होगी ये आपकी, ये वर्ब है आपकी, और इसके आगे कुछ है, इसके आगे सब्जेक्ट है, एचवी है इसमें, नहीं है एचवी। जब एचवी नहीं है, यदि बिना एचवी की है तो क्या होगा, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। जब एचवी नहीं है तो ये फॉर्म कौन सी हो जाएगी, ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आप पहचान सकते हैं, क्योंकि जो बातें मैंने आपको बताई है वो बातें आपको अच्छी तरह से याद रखनी हैं। इस तरह से आपका ये टॉपिक था, सेकंड पार्ट था, यानी कि सिंटैक्स ऑफ टेंस। तो आपका ये पार्ट समाप्त होता है, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह से देखना है। और ये 7वां पार्ट आपका समाप्त हो गया है। इसके बाद एक पार्ट और डिस्कस करेंगे हम, उसके बाद फिर वही एक्सरसाइज आएगी। तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको रूल को याद रखना है। यदि आप रूल उसको याद रखोगे, मैं गारंटी देता हूँ कि इंटरमीडिएट में आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और फ्यूचर में अभी आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक ऐसे करना नहीं भूलना है, ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।